लौट आए हैं रमन भल्ला अपनी रियल लाइफ इशिता के साथ, इस बार फिल्मी पर्दे पर। करण पटेल फिल्मी पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं अपनी नई फिल्म दरन छू में, जिसे बनाया है उनकी रियल लाइफ धर्मपत्नी अंकिता भार्गव ने। और मजे की बात है कि इस फिल्म में उनके रियल लाइफ सास ससुर भी मौजूद है, यानी एक फैमिली फिल्म को बनाया है अंकिता भार्गव पटेल ने। वैसे इस फिल्म में आशुतोष राणा और ढेर सारे और कलाकार हैं। तो चलिए मिलते हैं इस फिल्म की टीम से। सबसे पहले मिस्टर मिसेस पटेल यानी करण और अंकिता से। देखिए, ऐसा है कि मेरा करियर ना हमेशा औरतों के ज़रिए ही आगे बढ़ा है। पहले एकता कपूर के ज़रिए टीवी पे और अब अंकिता के ज़रिए फिल्मों में। आई थिंक विमेन आर माय लकी चार्म। Women are your lucky charm. Just these two women are sorry. Of course, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरा रोल काफ़ी अलग है। ऐसा रोल मैंने अपने एक्टर ज़िंदगी में कभी नहीं किया है। मल्टीपल थिंग्स टू हैंडल, बट इट हैज़ बीन एन एक्सपीरियंस। इतने सारे महीने जो हमने इस फिल्म पे लगाए हैं, तो अलग रूप इन्होंने मेरा देखा है और मैंने भी इनका देखा है इस दौरान। मुझे पता नहीं था कि ये पैसों को लेके इतनी काइयाँ हैं, पता नहीं। मजाक कर रहा हूँ। स्ट्रगल तो अभी तक चल रही है एंड लाइफ लॉन्ग चलती रहनी चाहिए, बिकॉज द डे यू आर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, आई थिंक यू आर फिनिश्ड। बट हैविंग सेड दैट, हाँ स्ट्रगल रही है। जब से वाईचएम बंद हुआ, दिस बीन 3 years, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग बैक ऑन स्क्रीन। पर वो एक डिसाइडेड एंड थॉट फॉर ब्रेक था, क्योंकि ऑडियंस फर्स्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस। जो भी मैं उनकी वजह से हूँ, एंड उन्हीं के लिए एक नए अवतार में आने के लिए थोड़ी देर के लिए दूर जाना ज़रूरी था, ताकि वो जो पिछला कैरेक्टर है वो लोग उससे थोड़ा सा अलग हो पाएँ और इस कैरेक्टर में घुस पाएँ। बिकॉज क्या होता है कि व्हेन यू डू टेलीविजन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आपके कैरेक्टर से लोग आपको जानते हैं, तो फिर आपकी वो जो छवि है वो लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। तो उससे थोड़ी देर के लिए भुलाने के लिए आपको गायब होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कि वी फॉट अ लॉट ड्यूरिंग दिस जर्नी, बहुत झगड़े हुए हमारे, वो प्रोफेशनल फ्रंट पे। बट क्या होता है, कहीं ना कहीं बिकॉज बोथ ऑफ अस अटैच सो मच अटैच टू द फिल्म कि हम वी डोंट डिफरेंशिएट आवर जॉब्स। तब हमें देर से समझ में आया, दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड कंपार्टमेंटलाइजिंग, कि मतलब क्रिएटिव और प्रोडक्शन जो है वो ये देख ले, अगर जहाँ क्रिएटिव और परफॉर्मेंस की बात है वो मैं देख लूँ, प्रोडक्शन की बात जहाँ फाइनेंसिस की वहाँ ये देख ले, एंड दैट्स व्हाट सॉर्ट्स थिंग्स आउट लेटर ऑन। ऐसा बहुत बार हुआ दैट हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए या क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए। सो एज ही राइटली सेड, हमने एक पॉइंट के बाद डिसाइड कर लिया था कि अगर ये सही नहीं जा रहा है तो आप इसको संभाल लो, आई विल नॉट इंटरफेयर, और ये चीज़ें मैं संभाल लेती हूँ। सो एक लाइन नहीं बन पाई कि क्या, पर जहाँ मुझे लगा था कि मे बी दिस इज़ गोइंग समवेयर, आई वुड जस्ट गिव इट टू हिम एंड ही वुड ट्रस्ट मी विद अ लॉट ऑफ मेजर डिसीजंस। जैसे कि ताली दो हाथों से बजती है, हमने इस दौरान काफ़ी तालियां बजाई हैं, एंड इट्स बिन एज आई सेड अ ऑडियंस की ताली बजाने की देरी है। आई थिंक ऑडियंस भी तालियां बजाते फिल्म देखकर। कोई और मुझे साइन कर नहीं रहा था, फिल्मों में आने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो क्या करता आदमी। जस्ट जोकिंग। ये स्क्रिप्ट दरअसल एक कमाल की कहानी है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भरत के पास हम एक दूसरी स्क्रिप्ट लेकर गए थे डॉक्टर करवाने के लिए, उससे जो करेक्शन चाहिए ये वो। लेकिन फिर वहाँ बात नहीं बनी उस दूसरे इंसान के साथ, तो भरत ने बोला मेरे पास एक सब्जेक्ट अगर सुनना हो तो। उसने सुनाया, कमाल का सब्जेक्ट लगा, एंड आई थिंक पहली बार सुनते ही हमने कहा था कि ये यार ये अच्छी लग रही है, बेटर लग रही है उससे। एंड देन वंस वी डिसाइडेड, देन दिस इज व्हाट हैपेंड। ये दूसरी पिक्चर ना प्रोड्यूस कर ले यार, मुझे साइन ना कर ले। और मेरा सबसे बड़ा डर है कि मेरी दूसरी पिक्चर में इनका कोई हिस्सा ना हो। नहीं, जस्ट जनरली हमारा सबसे बड़ा डर यही रहेगा कि सबसे बड़ा डर है, गुड क्वेश्चन। नहीं यार, कोई डर नहीं है। आई एम फियरलेस एंड दैट्स व्हाट आई टेल माय डॉटर मेहर। हम अपनी बेटी को ये बोलते हैं, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लुक इनटू दैट थिंग, आंखों में देखो, यू आर फियरलेस। मेरा यही डर है, ज़्यादा होशियारी नहीं कर रही, आई एम फियरलेस वाली। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आई थिंक डर तो बहुत है, हम सबको है, होनी भी चाहिए, बिकॉज जब तक डर नहीं है तो किसी चीज़ का डर होना बहुत ज़रूरी है, और वो डर होना चाहिए सिर्फ ऊपर वाले का, उसके अलावा किसी चीज़ का नहीं, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज कॉन्करेबल। अब फिल्में जो हैं या टेलीविज़न जो है वो सब कॉन्सेप्ट बेस्ड हो चुके हैं, एंड जितना भी मैं चाहूँ टीवी पे दोबारा वापस आने की, बट फ़िलहाल चाहूँगा कि अपना सारा जो कंसंट्रेशन है, सारी जो मेहनत है वो बड़े पर्दे की तरफ दिखाऊं और सफल हो जाऊं, एंड वो तो आप ही करेंगे। एंड एक बार वो हो जाए, एक बार एक आदमी एक बैलेंस पहुंच जाए, एक लेवल तक मेंटेनेंस हो जाए उसका, देन यू कैन शफल विद बोथ मीडियम्स। बट एज ऑफ नाउ शुरुआत में ही दोनों मीडियम्स में दो नाव पे सवार होना खतरे के बराबर है। तो फिलहाल एक नाव हमारी चल चुकी है, जो कि अब चल रही है, क्रूज़ कंट्रोल पे है। अब दूसरी नाव को किनारे लगाना है।
कि अपार्ट फ्रॉम द फैमिली और द फैमिली बिजनेसेस और एक्टिंग के अलावा शी सेड आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी माय क्रिएशन, माय बेबी, सो दिस इज व्हाट हर बेबी इज. एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर मैं आपको मार्क मूवीज़ के बारे में बताऊँ, सो M स्टैंड्स फॉर मीनू, माई मदर इन लॉज नेम. A is Ankita, R is मार्क में मेहर भी Rashesh, है, my M से. father-in-law's name, K for Karan, and in the logo of our company, Karan का Meher का handprint और उसके ऊपर Naughty का paw print. So that's how the दोनों entire बच्चे हमारे family is वहाँ. involved in Mark वहाँ movies. पर हो रहा ऊपर ऊपर राइट साइड कॉर्नर. अब तो प्रोड्यूसर है, चाहे कुछ भी कर सकती, हीरो भी बन सकती खुद ही. अरे तो फिर मैं, अगर ऐसा ही है तो then I can change my hero. तो पोस्टर बदल दो भाई, आजा. अब बारी है मिलने की अंकिता के मम्मी पापा और करण पटेल के सास ससुर किरण और अभय से. वैसे ये है मोहब्बतें में भी ये इशिता के पापा यानी करण पटेल के ससुर जी भी बने थे, तो पर्दे के ससुर रियल लाइफ में भी इनके ससुर हैं और इस बार इस फिल्म में ये दोनों मियाँ बीवी नजर आ रहे हैं. मेरी सिर्फ मदर इन लॉ जो है वो मेरी माँ बनी है, जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो इज अनदर कैरेक्टर. ये भी एकता की देन है. छोटे पर्दे पे एकता नहीं, पहले मुझे ये अपनी फैमिली मिलवाई थी एंड बिग स्क्रीन पे अब इन्होंने काम कर दिया है वो. सो इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क विद फैमिली बिकॉज एक ना वो केमिस्ट्री और बॉन्डिंग अपने आप आ जाती है. एंड अदर देन दैट अभय जी एंड किरण जी बोथ हैव बीन सच फैंटास्टिक एक्टर्स, वेटरन, सालों से काम करते आ रहे हैं. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम देम. एंड सीनियर हैं तो सीखना ज़रूरी है. एंड सेकेंडली हाँ, जब वो सेट पे होते हैं ना तो क्या है कि ये भी थोड़ी सी कंट्रोल में रहती है ना, वरना या नाक में दम कर देती कभी कभी. Well, I had to. अगर मैं नहीं करती तो और कौन करता. एंड ऐसे एक्टर्स हो तो कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है. बट इट वॉज़ फन. हम लोगों ने 1 महीना भोपाल में जाके शूट किया था. वी वर स्टेशन देयर फुल समर में और मेहर भी हमारे साथ थी. सो हमारी तो पिकनिक कम शूट कम. हमारी तेरी होगी, मैं काम पे था. तो मैं क्या कर रही थी? और वहाँ पे टेम्परेचर मस्ट बी अबाउट 42, 43 on most days. एंड वहाँ क्या है, वहाँ देयर इज नो ह्यूमिडिटी. सो आपको ना वो सूखी, एक्चुअली सॉरी, देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी बिकॉज वेयर वी वर शूटिंग सिटी ऑफ लेक्स. गर्मी में क्या होता है, इतनी ह्यूमिडिटी हो जाती है कि आप अगर 2 मिनट भी बाहर खड़े हो ना तो आप भीग सकते हो पूरे ऊपर से नीचे तक. सो दैट वाज वन इशू, क्योंकि हर शॉट में कहीं ना कहीं वाटरी स्वेट का पैच दिख रहा है तो वो मेंटेन करना. एंड ऑल्सो इनके टैटूज हाइड करना, दैट वाज अनदर ऑर्डील. ये जज्बात में आके क्या था नहीं कहाँ से करा लिया. इस फिल्म में शी इज़ प्लेइंग करण's मदर और मनोज जोशी करण के पापा का कर रहे हैं. और जहाँ पे हम लोगों ने एक मोहल्ला दिखाया है, वहाँ पे एक कैरेक्टर है मिस्टर डिसूजा, जिनके पास एक छोटी सी डॉग है. और क्योंकि उसकी बीवी उसको छोड़ के भाग गई थी तो उसने डॉग का नाम अपनी बीवी के नाम पे रख लिया, जूली. बहुत इंटरेस्टिंग है वो टर्न, जो भाग गई थी और उसकी चिढ़ में इन्होंने उसकी डॉग का नाम जूली रख दिया. और जिस तरह से मोहल्ले में लोग चिढ़ाते हैं इनको, बहुत इंटरेस्टिंग है वो. और वो डॉग भी बड़ी क्यूट है, बहुत क्यूट है, नाचती है, गाती है, सब मतलब वो सब कुछ समझती है. वेरी क्यूट. और बाकी इनका मदर का रोल है बहुत ही अच्छा. इन्होंने, मेरी बेबी है इसलिए नहीं कह रहा, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने. मेरे तो बिल्कुल दिमाग में नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इसमें रोल करूं. सोचा भी नहीं था, क्योंकि पहली चीज़ बना रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए. अचानक से अच्छी आप भी हैं. नहीं, अब अच्छी हूँ या नहीं हूँ तो ऑडियंस बताएगी. पर अचानक से मेरे बर्थडे के दिन ये दोनों बच्चे आए घर पे एक लेटर लेके कि आपका बर्थडे गिफ्ट. तो मैंने कहा, लिफाफा देखा और मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या कैश वैश डाल के दिया होगा. जब मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसमें कि आप ये रोल कर रही हैं ऐसा करके उसमें उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया मुझे. एंड आई वाज मतलब एक मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि चाहती तो थी फिल्म करना, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब बच्चे अचानक से आके एकदम थाली में ऐसे दे दें. सो किया. नर्वस थी, बहुत नर्वस थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए परफॉर्मेंस में या इसमें. खैर डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा काम करवा लिया और पूरी फैसिलिटी थी. और हम लोगों ने भोपाल में जब हम शूटिंग की तो बिल्कुल फैमिली माहौल था. मतलब 1 महीना हम वहाँ रहे तो साथ में बच्चे थे, मेहर थी, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे घर ही हो गया हो. तो बहुत मज़ा आया फिल्म करके. हाँ, हमारी कोशिश यही थी कि मतलब सेट पे बिल्कुल फैमिली एटमॉस्फेयर रखा जाए. इवन हमारी जितनी भी कास्ट है, आशुतोष जी हमारे पुराने परिचित हैं, तो जब उनके पास मैं सब्जेक्ट लेके गया तो जैसे उन्होंने सुना, उन्होंने एक
मतलब बिना कुछ सोचे उन्होंने हाँ कर दी कि नहीं मैं ये फिल्म करूँगा। फिर मनोज जोशी जो पिताजी का रोल कर रहे हैं, वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उनके साथ मैंने पहले भी कई फिल्में की हैं। और जब मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मनोज जी ऐसे ऐसे एक रोल है जो आपको करना है, तो कहले हाँ भाई इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, आपकी फिल्म, बिटिया की फिल्म, हमारी फिल्म, तो हम लोग आप काम करेंगे। तो इस तरह से बिटिया की फिल्म में ज़रूर करूँगा। आशुतोष ने भी यही कहा था कि बिटिया की फिल्म है तो हम ज़रूर करेंगे, बिटिया को हमें ऊपर उठाना है। वैसे इस फिल्म में आशुतोष राणा भी कॉमेडी करते नजर आएंगे। इस फिल्म की जो विषय वस्तु है, कहानी है, और जो इसमें ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में, हर इंसान के जीवन में हमारे फियर्स ही होते हैं जो हमारी गति, मति और प्रगति को रोकने का या बढ़ाने का काम करते हैं। अगर हम अपनी उन भय के ऊपर, उन डरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी तमाम चीज़ें हैं, ऐसे कई अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से काम हम कर लेते हैं जो संभवतः हमारी इच्छा थी, अगर हमने अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। तो ये जो फिल्म है डरन छू, ये बिल्कुल वैसी ही है कि जैसे अगर आप ये देखें तो हिरन जो होता है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन जो बाघ है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसके बाद भी 30 किलोमीटर के अंतर होने के बाद भी स्पीड में, शक्ति में, वो बाघ किसी हिरन को अपना शिकार बना लेता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यही है कि हिरन के पास 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ने की क्षमता होने के बाद भी उसके अंदर का वो जो भय है, जो अविश्वास है अपनी शक्ति, अपनी गति के ऊपर, वो उसको 45 किलोमीटर पे ले आती है ताकि 60 किलोमीटर वाला बाघ उसको पकड़ लेता है। तो डर जो है सिर्फ हमारे और आपके, ये समस्त प्राणियों के अंदर का एक भाव है। तो भय पे जिसने विजय प्राप्त कर ली, वो जीवन में ऐसे कई अप्रत्याशित काम कर लेता है जो वो करना चाहता है। तो ये फिल्म और इसकी विषय वस्तु हमारी उसी चीज़ को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने का काम कर रही है। और यही कारण रहा कि मुझे लगा, क्योंकि मैं इस चीज़ में अखंड विश्वास करता हूँ। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत करत सो उबरे गाफिल का ही मार। तो मतलब डर जो है वो आपको बना भी सकता है और डर आपको बिगाड़ भी सकता है, लेकिन इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल, इस भाव का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे किरदार का नाम है जुगाड़ू और करण के किरदार का नाम है मानव। तो मनुष्य का जो जीवन है वो हमेशा, अगर आप जुगाड़ करने में महारत हैं, अगर आप अपने भावों के साथ, अपने इमोशन के साथ भी अगर आप जुगाड़ बैठाने में महारती हैं, तो फिर आपके जीवन से डर जो है वो छू मंतर हो जाएगा। मैं चूँकि सबसे बड़ा डर इंसान के जीवन में ये होता है कि अगर उसकी आकांक्षाएं पूरी ना हो पाएँ, तो हमारे डर आकांक्षाओं पे आधारित नहीं है, हमारे डर क्षमताओं पे आधारित हैं कि अगर हमें कोई किरदार मिला है तो उस किरदार को क्या मैं पूरा का पूरा उस समय, उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जितनी मेरे अंदर क्षमता है, क्या मैं उसके साथ अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहा हूँ, और मेरा विश्वास कभी भी किरदारों को प्रभावशाली बनाने में नहीं रहा, उनको सच्चा बनाने में रहा है, तो क्या मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब मैं उस किरदार को अभिनीत कर रहा हूँ तो क्या मैं सच्चा हूँ। तो मेरा हमेशा जो डर रहता है वो सिर्फ ये रहता है कि अगर हिस्से में कोई किरदार आया है तो उसे पूरी योग्यता के साथ, निपुणता के साथ, क्षमता के साथ कर दीजिए। बस उसी फियर के ऊपर मैं काम करता हूँ। अन्यथा जीवन में सफलता, असफलता, इन तमाम चीज़ों से हमारा कभी कोई ऐसा वास्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा ने बहुत दिया, हमें बहुत मिला, ये हमने सोचा नहीं था जो हमारे पास उपलब्ध है, और बहुत मिलता जाएगा। तो योजना उसकी होती है, कार्य रूप में परिणत करने का दायित्व हमारा होता है। हम लोग उल्टा करते हैं, हम योजनाएं खुद बनाने लगते हैं और कार्य रूप में परिणत करने का दायित्व ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। इस कारण फिर हमारे जीवन में डर का साम्राज्य हो जाता है। तो मेरा डर ये है कि मेरे हिस्से में आपने एक्शन दिया है ना, तो उस एक्शन को पूरी ईमानदारी से कर सकूं, ताकि आपकी योजनाएं जो आपने मेरे लिए बनाई हैं, उन योजनाओं को आप बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकें। अगर आप देखें तो हमारी शुरुआत फेम से हुई, और बहुत लंबे समय तक जिसको आप ये कहते हैं कि सो कॉल्ड फेम, उससे आशुतोष राणा दुश्मन और संघर्ष के बाद मरहूम रहे। तो लेकिन आशुतोष राणा आज भी आपको ताज़े दिखाई दे रहे हैं, आपको ऊर्जा से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप हमें हमारे जीवन को देखकर
आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि वैसा ये जो जिसको आप कहते हैं नेम या फेम, तो मेरा विश्वास प्रसिद्धि में कभी नहीं रहा, मेरा विश्वास सिद्धि में रहा है। सिद्धि का मतलब होता है कि फुल ऑफ स्किल, कि आप स्किल्ड आदमी हैं कि नहीं, आपने अपने उसको अभ्यास के माध्यम से उसके ऊपर निपुणता प्राप्त की है या नहीं की है। तो मैं चूँकि, और अगर प्रसिद्ध व्यक्ति सिद्ध हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिद्ध व्यक्ति को की अपनी प्रसिद्धि होती है, ये तय है। तो मैं कभी उस चक्कर में नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मिला किससे? ये आपसे ही मिला, मतलब आप लोग यानी संसार से मिला जो परमात्मा का रूप है। तो उसने दी थी ये प्रसिद्धि, और अगर उसने प्रसिद्धि वापस ले ली तो आपके द्वारा दी गई चीज़ यदि आप वापस ले रहे हो, मैं फड़फड़ाने लगूँ, मैं मचलने लगूँ, ये कहाँ का न्याय है? तो मैं उस चीज़ में कभी विश्वास नहीं करता। मेरा ये मानना था कि आप मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद था, आपकी कृपा थी, आपने वो प्रसिद्धि उठा के मुझे दे दी। अब पता लगा कि आपको मेरे व्यवहार के कारण, मेरी भाषा के कारण, मेरे बर्ताव के कारण आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने वो श्रेष्ठ प्रसिद्धि को मुझसे उठा के किसी अन्य को दे दिया। अब इसमें मैं ये समझूं कि ये चूँकि ये मैं डिज़र्व करता हूँ, तो डिज़र्व तो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिले हैं, और वो इतनी भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और ये संसार बहुत बड़ा है, 8 अरब की आबादी है इस दुनिया में। हमको और आपको 2, 3, 4 करोड़ लोग जानते हैं, और हमको ये लगने लगता है कि हम बहुत प्रसिद्ध हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे हिस्से में जो काम है उसको पूरी योग्यता, पूरी दक्षता, पूरी निपुणता, पूरी ईमानदारी के साथ मैं कर दूं, मेरे हिस्से का काम ख़त्म हो गया। बाकी के बाय प्रोडक्ट हैं, प्रति उत्पादन है। अगर मिलना होगा वो मिलेगा, और नहीं मिलना होगा तो कम से कम वो आनंद तो मेरे पास है कि मैंने अपने हिस्से के काम को पूरी योग्यता, पूरी दक्षता और पूरी ईमानदारी से संपन्न किया। मेरा ये मानना है कि चाहे वो फिल्म हो, टेलीविज़न हो या OTT हो, वर्तमान में जब भी कभी कोई नए माध्यम आते हैं तो उनके ऊपर तमाम प्रयोग होने लगते हैं। और प्रयोग धर्मिता का मतलब ये होता है कि प्रयोग का मतलब ये होता है कि आपने करा, उसका प्रतिसाद आपको क्या मिला, उसके मुताबिक आपको लगा कि नहीं ये प्रतिसाद ठीक है या नहीं है, जिसको हम और आप कहते हैं। तो ये लगातार निरंतर प्रयोग होते होते फिर एक अर्क निकल के आता है, एक सब्सटेंस निकल के आता है। आपको दिशा निर्देश मिल जाते हैं कि नहीं, इस किस्म की वल्गर लैंग्वेज जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस किस्म की डार्क स्टोरी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विषय के हिसाब से, अगर विषय के मुताबिक अगर उसके अंदर कोई चीज़ है तो वो चीज़ कभी दर्शक के तौर पे आपको भी नहीं खटकेगी। लेकिन पता लगा कि विषय में वो चीज़ आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यर्थ ही आपने सिर्फ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए उस किस्म की भाषा का या वल्गैरिटी का इस्तेमाल कर लिया या अब्यूज़ का इस्तेमाल कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और किया जाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रयोग होते रहते हैं तमाम चीज़ों के, और प्रयोग के बाद हमेशा उसी चीज़ को स्वीकार किया जाता है जो समाज में कहीं ना कहीं शिष्टता, समाज में कहीं ना कहीं नीति, समाज में कहीं ना कहीं मर्यादा को प्रश्रय करती है। मेरा ये मानना है कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसका प्रोफेशन भी अभिनय है, जिसका पैशन भी अभिनय है, और जिसका एजुकेशन भी अभिनय है। मतलब पैशन, प्रोफेशन और एजुकेशन तीनों एक हैं। अन्यथा होता क्या है, हमारे अंदर द्वंद्व किस बात का चलता है, कॉन्फ्लिक्ट, कि हमारा पैशन कुछ और होता है, प्रोफेशन कुछ और होता है, और हमारा एजुकेशन कुछ और होता है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, और फिर ये मान के चलता हूँ कि यदि आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है, और जीवन अपनी गति से चलता है, वो आपकी इच्छा से नहीं चलता है। मैं इस चीज़ में अखंड विश्वास करता हूँ। तो इच्छा करने की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन इस समय इच्छा करिए, लेकिन उसको टाइम बाउंड मत बनाइए कि मुझे तो ये चीज़ मुझे चाहिए है और इसी वक्त चाहिए है। नहीं, ये चीज़ चाहिए है, ये ठीक बात है, इच्छा हो गई, लेकिन इसी वक्त चाहिए। जब आप ये प्रकृति को ऊपर निर्धारित कर देते हैं तो प्रकृति कहती है कि आप में और हम में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपकी इच्छा को हम पहले प्रोसेस करेंगे, फिर आपको हम उस योग्य बनाएंगे। जब आप उस योग्य बन जाएंगे तो हम आपको, प्रकृति क्या है, प्रकृति जो है, हम और आप सब उसके लिए छोटे बच्चे होते हैं। जिस हमारी माँ ने हमको जन्म दिया और हम उनके बड़े लाडले थे, तो क्या बचपन के तुरंत जन्म देते साथ ही उन्होंने मुझे पूड़ी पकवान खिला दिए? नहीं, पहले माँ का दूध पिया।
धीरे धीरे हमारी पचाने की क्षमता बढ़ती है। जब पचाने की क्षमता बढ़ गई तो उन्होंने पूड़ी पकवान हमें खिलाने शुरू कर दिए। ऐसे ही प्रकृति भी होती है कि आपने इच्छा तो बता दी अपनी, लेकिन जब इच्छा बताई तो वो आपको उसके योग्य बनाएगी, आपके अंदर पचाने की प्रक्रिया आपको देगी और उसके बाद फिर वो आपको तमाम चीज़ें उपलब्ध कराएंगी। तो मैं उसको सिर्फ यही मान के चलता हूँ कि प्रकृति के उस नियम पे मेरा विश्वास है कि हाँ ये चाहिए है, लेकिन अब कैसे चाहिए और हितकारी है या नहीं, हमने अपनी इच्छा के मुताबिक एक बात आपके सामने रख दी, लेकिन अब ये तय आप कीजिए कि क्या मैं इसके योग्य हूँ। यदि योग्य नहीं हूँ तो योग्य बनाइए, और योग्य बनाने के बाद यदि आपको लगता है कि ये मेरे लिए हितकारी है तो मुझे दीजिए, अन्यथा मुझे मत दीजिए। तो हमारा जीवन का फ़लसफ़ा सुन के आदमी को लगेगा कि नहीं जंगल चले जाना चाहिए, लेकिन हम एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जंगल में ही तो रह रहे हैं हम और आप। अंतर इतना है कि वहाँ निर्जन होता है और ये जनों से भरा हुआ है। जी बिल्कुल, ये हम एक अभिनेता के रूप में ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अभी तक हमने इस किस्म का कोई किरदार नहीं किया है। इसमें भाव, भाषा, बॉडी लैंग्वेज से लेकर टोनल क्वालिटी तक सब तमाम चीज़ें इसमें बदली हुई हैं। तो ये एक प्रयोग है। अगर लोगों को ये स्वीकार लगता है तो मुझे लगता है कि मैंने पूरी क्षमता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इसमें काम किया है और आनंद लेते हुए काम किया है। लेकिन ये प्रयोग है। अब ये प्रयोग अगर पसंद आ गया तो मुझे लगेगा कि नहीं ये बहुत अच्छी बात है, और अगर मान लीजिए प्रयोग असफल हो गया तो फिर इससे हम नए प्रयोग करने की प्रेरणा हमें मिलेगी। जैसे कि नाम से पता चलता है कि पहली बात तो ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इस लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म के पीछे एक सोच है, एक कोशिश की है एक अच्छी बात कहने की। हम अक्सर पूरी ज़िंदगी जो है अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा देते हैं। पैसा, प्रतिष्ठा, पद, फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉब, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सर पे बैठ जाती हैं डर बन के। ऐसा कहा जाता है अगर सर पे डर बना रहे तो नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट होगी। तो अगर हम इस डर को हटा दें तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। हमको पता नहीं होता कि हमारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस जो है हमारे आसपास ही हैं, लेकिन डर की वजह से हम देख नहीं पाते। तो अगर डर को हटा दिया जाए तो लाइफ बहुत स्मूथ, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी चल सकती है। सो डरनछू उस डर को हटा देने की एक विधि है जिसके अभ्यास से आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा अभ्यास है, कहने का प्रयास है कहने का। लेकिन ये बात हम बहुत मज़ेदार वे में, बहुत अच्छे किरदारों के साथ और बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म के साथ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी तो मैं डायरेक्टर था, वो फैमिली थी। अब शायद हम सब एक फैमिली हैं, ये मैं कहूँगा इस सवाल के जवाब में। करण की एक छोटी सी बेटी है, लेकिन अंकिता जो करण की वाइफ है उसके 2 चिल्ड्रन हैं, करण एंड दैट किड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, करण हैज़ सो मच ऑफ एनर्जी, वो एक बच्चे जैसी एनर्जी है उसकी, जो एज अ फिल्म मेकर चैलेंज भी है और एडवांटेज भी है। चैलेंज इसलिए कि आपको सोचना पड़ता है कि एनर्जी कैसे यूज़ करें आप, और एडवांटेज इसलिए क्योंकि उसको कहीं भी खड़ा कर दो तो वो इट ब्राइटन्स अप द एंटायर सीन एंड एंटायर सीक्वेंस। उसी तरफ आशुतोष जी बड़े काम, कंपोज्ड और सालों के एक्सपीरियंस से आते हैं। तो ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स चाहिए थे फिल्म के लिए। तो जब 2 ये जिस भी सीन में साथ आते हैं तो आप वो मैजिक देखिए, वो केमिस्ट्री कमाल की है। सो इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद दीज 2 पीपल एंड द एंटायर फैमिली। Producers are a family together. Now we all have become a family. कोशिश हम सबकी ये थी कि हम इसको ऐसा पेश करें सबके सामने, ऐसा लगना चाहिए कि ये बिल्कुल आम इंसान की और हर इंसान की कहानी है। और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा लगेगा आपको देखकर, आप सब उससे रिलेट कर पाएंगे, हर व्यक्ति उससे रिलेट कर पाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, ये जो इशू है ये हम सबका है और डेली लाइफ में हम वो चीज़ें देखते हैं। तो हमारी यूएसपी इस कहानी की भी यही है कि हम इससे रिलेट करते हैं, और दूसरी हमारी कोशिश ये है कि हर इंसान जो है वो ये समझे कि ये मेरी कहानी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है भरत रतन ने और ये एक फैमिली एंटरटेनर है।
तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यह मोहब्बतें के बाद करण पटेल की ये पर्दे पर वापसी दर्शकों को पसंद आए। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।